हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख के देपसांग में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन, सैटेलाइट इमेजेस में खुलासा। रशिया करेगा भारत के लिए हथियारों की अर्ली डिलीवरी। चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन आर्मी खरीदी की एक्सकैलिबर एम्यूनिशंस। चाइनीज एक्सपर्ट्स का दावा, उनके हथियार हैं दुनिया में सबसे एडवांस। और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद भी लोगों का भरोसा सरकार पर कायम। भारत चीन तनाव के बीच गलवान घाटी की कुछ और नई इमेजेस सामने आई हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इन इमेजेस से मालूम पड़ रहा है कि 15 और 16 जून को गलवान घाटी के जिस पॉइंट पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प देखने को मिली थी, उस झड़प के बाद उस पॉइंट पर चीनी सैनिकों ने जो अपने कैंप स्थापित किए थे वो कैंप तो हटा दिए गए थे और उनकी सेना भी पीछे की तरफ चली गई थी। लेकिन अब जो नई इमेजेस सामने आई है उनसे ये मालूम पड़ा है कि 22 जून 2020 को गलवान घाटी के इसी पॉइंट पर चीनी सैनिक फिर से वापस आ गए हैं और इस बार वे पहले से बड़ी तादाद में हैं। और इस घटना को गलवान फ्लैश पॉइंट 2.0 का नाम दिया गया है। और साथ ही कुछ ऐसे भी सबूत बरामद हुए हैं जिनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि चाइनीज उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी देपसांग एरिया में एक नई फ्रंट को ओपन करने की कोशिश में है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि इंडियन आर्मी को इस बात की आशंका पहले से थी और इसलिए एडवांस में इंडियन आर्मी ने मोबिलाइजेशन कर रखा है। और बता दें कि गलवान फ्लैश पॉइंट 2.0 वाला एरिया पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जिसमें पहले 15 और 16 जून को हिंसक झड़प देखने को मिली थी। और ये सब तब हुआ है जब कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग में भी सहमति बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक पीछे की तरफ चले जाएंगे। और जैसा कि हमने उस वीडियो में भी कहा था कि चीनियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इंडियन आर्मी ये बात पहले से जानती थी और इसी वजह से वो चीन की हर एक हरकत के लिए तैयार थी। और जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उन्होंने इस बात को खुलासा किया है कि 22 जून 2020 को गलवान घाटी के फेस ऑफ पॉइंट पर चाइना की तरफ से कई पॉसिबल डिफेंसिव पोजीशंस को स्थापित किया गया है, जिनमें छोटी छोटी दीवारें और ट्रेंच टाइप एरियाज भी शामिल हैं। और इस बार गलवान घाटी नहीं बल्कि चीनी पेंगोंग सू लेक और देपसांग एरिया पर भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है। और इससे इंडियन आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज के दौरे पर हैं। और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने सभी गलवान वॉरियर्स को COAS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों अपने रशिया के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने रशिया के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बातचीत की है। और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि उन्हें रशिया की तरफ से उनके सारे प्रस्तावों पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है और वे रशिया के साथ हुई बातचीत से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और साथ ही रशिया ने भारत को वेपन सिस्टम्स की अर्ली डिलीवरी को लेकर सुनिश्चित किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि रशिया की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो न केवल मेंटेन किए जाएंगे बल्कि उनमें से अधिकतर को कम से कम समय में आगे भी ले जाया जाएगा। और रशिया ने एक बार फिर से RIC मीटिंग के दौरान UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को लेकर समर्थन दिया है। और ये मीटिंग मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। और आज रशिया की 75वीं विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना का दल भी शामिल हुआ है। और इस विक्ट्री डे परेड में चीन भी शामिल हुआ था और चीनी मीडिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस परेड के साथ साथ चीनी रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन भारत में साउथ ब्लॉक की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था कि भारतीय रक्षा मंत्री इस परेड के दौरान चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। और वहीं मंगलवार को वियना में अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स के नए राउंड को आयोजित किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसे शॉर्ट फॉर्म में न्यू स्टार्ट कहा जाता है, जो कि फरवरी में एक्सपायर हो चुकी है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक नए एग्रीमेंट को प्रोड्यूस करना था। और इसमें शामिल US नेगोशिएटर मार्शल ब्लिंक्सली का कहना था कि जो हाई लेवल की मैराथन डिस्कशन थी ये एक दिन सोमवार देर रात समाप्त हुई थी और ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रही है। और जुलाई के अंत में या फिर अगस्त महीने की शुरुआत में इस बातचीत के दूसरे राउंड को आयोजित किया जाएगा। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि किसी भी नए एग्रीमेंट में सारे न्यूक्लियर वेपन्स को शामिल करना जरूरी है और चाइना को भी कई प्रतिबंधों के अधीन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को 500 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट के हिसाब से इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स प्रदान की हैं और जिनका इस्तेमाल करके इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स को खरीद सकती है। और अब टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इसी के तहत इंडियन आर्मी ईस्टर्न बॉर्डर्स पर तैनात M777 होविट्जर्स के लिए अमेरिका से एडिशनल एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी एम्यूनिशंस के ऑर्डर देने की योजना बना रही है। बता दें कि इस एक्सकैलिबर
कैलिबर एम्यूनेशन को पिछले साल इंडियन आर्मी ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया था और ये एक खास तरह का गाइडेड आर्टिलरी एम्यूनेशन है जो कि दुश्मन की उन पोजीशंस को भी बड़ी सटीकता के साथ हिट कर सकता है जो कि आबादी वाले क्षेत्र में है और इस एम्यूनेशन के इस्तेमाल करके बिना किसी कोलैटरल डैमेज के दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इस खास तरह के आर्टिलरी शेल की जो रेंज है वो करीब 40 से 57 किलोमीटर तक है जो कि कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करती है, यानी कि इतनी लंबी दूरी तक ये टारगेट को बड़ी सटीकता के साथ हिट कर सकती है। और गाइडेंस के लिए इसमें जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और वर्तमान समय में इसके ऑपरेटर्स में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन और यूएस आती है और इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 5 से 20 मीटर है जो कि इसकी सटीकता को दर्शाती है। और वहीं दूसरी तरफ द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू के दौरान एचएसएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल रिटायर्ड एलवी शरद बाबू का कहना है कि इंडियन नेवी के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने वाली जो परियोजना है उसके तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब वे टर्की शिपयार्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है और इन शिप्स का जो निर्माण कार्य है वो संयुक्त रूप से 2021 के मध्य से शुरू किया जाएगा। और इस पूरी परियोजना की जो कीमत है वो 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 14,000 करोड़ रुपए तक है, जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाया जाएगा। चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इंडियन, रशियन, फ्रेंच और यूएस ओरिजिन के जो वेपन्स हैं उनका चाइनीज वेपन्स से कोई भी मुकाबला नहीं है और खास करके चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर का। इसको लेकर चाइनीज एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि उनका J-20 फाइटर भारत द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले किसी भी फ्रेंच या रशियन जेट से कहीं गुना आगे है। और उन्होंने अपने वेपन्स का कंपैरिजन न केवल भारत के हथियारों से किया है बल्कि रशिया, फ्रांस और यूएस के हथियारों से भी किया है। और उनके मुताबिक चाइना में स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किए गए वेपन्स इंपोर्ट किए गए किसी भी वेपन से कहीं गुना बेहतर हैं। और चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारत के चाइनीज काउंटर पार्ट्स जिनमें PCL-181 और PLG-05 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स, G-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स और टाइप 15 और टाइप 1998 टैंक्स हैं, इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। और चाइनीज वेपनरी की जो कैपेबिलिटीज हैं, फिर चाहे वो फायर पावर के मामले में हो, मोबिलिटी के मामले में हो या फिर टैक्टिक्स के मामले में, ये भारत की तुलना में कहीं ज्यादा सुपीरियर है। हालांकि इंडियन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो चाइनीज एयरफोर्स है वो हर एक तरह की प्रोबेबिलिटी में भारत के लिए मुख्य खतरे के रूप में आसपास कहीं भी नहीं बनती है। हालांकि चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपनी जिस चेंगडू J-20 फाइटर को लेकर ये दावा कर रहे हैं वो चाइना के मुताबिक एक स्टेल्थ 5th जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल कोई भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है और यहाँ तक कि फ्रांस जो राफेल फाइटर्स आ रहे हैं वो भी 5th जनरेशन फाइटर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और अगर इंडियन एयरफोर्स किसी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रही है तो वो AMCA है जिसे विकसित होने में अभी समय है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चाइना का J-20 फाइटर है ये ऑफिशियली सितंबर 2017 में चाइना की सर्विस में शामिल हुआ था और चूंकि फिलहाल अभी तक इसे किसी भी कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसे हम एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते हैं। और जहां तक बात है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की, जो कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर की सबसे खास बात होती है, तो इसको लेकर भी 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें भारत ने दावा किया था कि उनका सुखोई 30 MKI फाइटर बड़ी आसानी से J-20 को डिटेक्ट कर सकता है। और इसलिए कहने को तो चाइना का J-20 फाइटर एक 5th जनरेशन फाइटर के तौर पर विकसित किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में एक 5th जनरेशन का फाइटर है भी या नहीं। और ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब इसे कभी कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे हिसाब से अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखा जाए तो हाँ, चाइना इस J-20 का इस्तेमाल ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन अगर बात आएगी डिफेंस की और मल्टी रोल अटैक्स की तो फिर हमारे हिसाब से राफेल इससे कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि चाइनीज पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स में करीब 8 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं, जिनमें 2 तो रशिया के सुखोई 30 और सुखोई 35 हैं। इसके अलावा इनमें एक है चेंगडू J-7 जो कि रशिया के MiG-21 का लाइसेंस वेरिएंट है। इसके अलावा सैंगयांग J-11 जो कि सुखोई Su-27 का लाइसेंस वेरिएंट है और एक सैंगयांग J-16 जो कि Su-30 फाइटर का लाइसेंस वेरिएंट है। यानी कि आधे से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट तो चाइना के पास रशिया के ही हैं। और फिर भी पता नहीं किस बेसिस पर चाइनीज एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि चाइना के जो वेपन्स हैं वो भारत, रशिया, यूएस और फ्रांस इन सभी के वेपन्स की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अभी हाल ही में ABP न्यूज और सी वोटर ने स्नैप पोल सर्वे किया था और इस सर्वे में उन्होंने करीब 10,500 लोगों से बातचीत की थी और उनसे अलग अलग सवालों पर राय ली थी, जिनमें से सबसे पहला सवाल ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास करते हैं। तो इसमें करीब 72.6% लोगों का कहना था कि वे मौजूदा सरकार पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। इसमें दूसरा सवाल था कि भारत के लिए चीन बड़ी समस्या है या पाकिस्तान, तो इसमें 68% लोगों का कहना था
था चीन। इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने चीन को उचित जवाब देने के लिए सही कदम उठाए हैं, तो इस पर 60.2% लोगों का कहना था नहीं। और जबकि चीन के विरोध में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, इसके जवाब में 68% लोगों का कहना था हाँ, हम बहिष्कार करेंगे। और मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है या कांग्रेस पर, इस सवाल पर 74% लोगों का कहना था सरकार पर। और आप इस सर्वे की पूरी डिटेल एबीपी न्यूज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।